दोस्तों, आज खुशकिस्मती से हमारे साथ श्री विवेक काटजू हैं, जो विदेश नीति के प्रश्न पर अपनी संतुलित और गहन दृष्टि के लिए पूरे देश में प्रतिष्ठित हैं। हम सब लोग उनकी तरफ देखते हैं कि इन उलझे हुए मसलों का हल क्या हो। जब उनके विश्लेषण के ज़रिए हमारे पास पहुँचता है, तब वास्तव में हमें लगता है कि हमें कोई जानकारी हुई और हम उस विषय में सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं। काटजू साहब कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उनका परिचय देना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूँकि पहली बार नई परख के मंच पर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ इतनी बातें आपके साथ कहीं। तो बिना देर किए हुए मैं काटजू साहब से मुखातिब होता हूँ। काटजू साहब, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट का एक वक्तव्य भारत के उन लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है, जो कि राजनीति पर ध्यान देते हैं और विदेश नीति के ऊपर ध्यान देते हैं, काफ़ी चर्चित हो रहा है। और उसमें मैं चाहता हूँ कि वो तो उस वक्तव्य पे हिंदी में बातचीत हो रही है, लेकिन उसकी अंग्रेज़ी की 2 लाइनें जो हैं, जो निश्चित रूप से आपकी निगाह से गुज़री होंगी, वो मैं आपके सामने कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। द इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स। वी हैड आस्क्ड देम टू स्टॉप बाइंग सैंक्शन्ड रशियन ऑयल दिस फॉल। दे डिड। अब इसका जो हिंदी में अनुवाद होकर लोगों के पास पहुँच रहा है, वो ये है कि भारत हम जो कहते हैं वही कर रहा है। वो भारत हमारे आदेशों का अच्छा पालन करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समथिंग इज़ ऑलवेज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो स्टॉक बेसेंट का ये वक्तव्य है, आपकी निगाह में हम लोगों को भारत के हितों का ध्यान रखते हुए उसका तात्पर्य कैसे निकालना चाहिए? देखिए, ट्रम्प चाहता था कि हम रूसी तेल नहीं खरीदें। इसलिए हमें रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था, जिसके चलते टैरिफ 50% हो गया और उससे हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत नुकसान हो रहा था, जो अमेरिका जा रहे थे। और बहुत एक्सपोर्ट्स तो लेबर इंटेंसिव थे, टेक्सटाइल्स थी, कार्पेट्स थे और तरह तरह की चीज़ें, जिससे कारीगरों को नुकसान हो रहा था। तो उसके चलते सरकार ने, मुझे लगता है, सोचा कि अगर हम वो तेल रूस से कम कर सके तो वो करेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज जो ये है वो ये कि अगर आप देखें 2022 में रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पे, उसके बाद यूरोपीय देशों से और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों पे दबाव आया। और दबाव ये था कि रूस से तेल नहीं लें। तो जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री, तो उस जमाने में बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे और यूरोप से कहते थे कि आप तो गैस खरीदते हैं और हमसे कहते हैं कि आप तेल नहीं खरीदते। ये कहाँ की बात हुई? और हम जहां से तेल खरीदना चाहेंगे हम खरीदेंगे, लेकिन तब टैरिफ नहीं लगता। ये टैरिफ का जो एक लगाना की जो एक प्रक्रिया शुरू करी, वो तो ट्रंप ने की और उसके चलते दबाव पड़ा। अब जो वो कह रहे हैं, बेसेंट ने कहा है, उसका आप तात्पर्य आज कोई भी निकाल सकता है कि तात्पर्य ये है कि उनके लिए ये है कि जब हमने भारत से पर टैरिफ लगाया, रिक्वेस्ट की या डिमांड की कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो भारत ने उसको नेविगेट करने के लिए कुछ रूस से तेल कम कर दिया। कहाँ तक कम किया, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है।
सरकार को इस पर खुलासा कर देना चाहिए कि हम कितना तेल खरीद रहे हैं रूस से। और अब तो अमेरिका ने एक 30 दिन की रियायत भी दी है। कहते हैं कि आप तेल रूस से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये याद रखें कि जब ट्रंप ने ये 25% टैरिफ हटाया था तो रूसी तेल के चलते, तब उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था, जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि आदेश दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को कि आप ध्यान रखिए और मुझे रिपोर्ट करिए कि क्या भारत खरीद रहा है रूसी तेल या नहीं खरीद रहा है, और अगर खरीद रहा है तो उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। क्योंकि वो ऑर्डर था, तो उस ऑर्डर के लिए रिलैक्स करना था रूल, तब वो रिलैक्स किया गया। अब इसमें थोड़ा-सा मैं उस इतिहास में जाऊँगा जिससे निश्चित रूप से आप वाकिफ़ हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1989 में, और चुनाव थोड़ी दूर था लोकसभा का, उस वक़्त राष्ट्रपति बुश ने उनके ऊपर सुपर 301 कानून के तहत एक धमकी दी थी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। राजीव गांधी ने उस पे उनके साथ किसी किस्म का कोई बातचीत करने से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनको फ़ोन करने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद राजीव गांधी थोड़े दिनों में चुनाव हार गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए। जो राजीव गांधी की नीति थी, इस सवाल पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही अपनाई। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री नहीं रहे, उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी उसी नीति पे चला। वो अमेरिका के सामने टैरिफ की धमकी पे झुकने को तैयार नहीं हुए, और काफ़ी दिन तक अपनी इस धमकी को बनाए रखने के बाद में बुश ने उस धमकी को वापस ले लिया। ये बात सही है। उसके बाद वो बात आई गई हो गई। ठीक है, ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, लेकिन भारत के पूरे भारत का पूरा जो अमेरिका के साथ व्यापार था, वो तो हमारे कुल जीडीपी का, कुल घरेलू उत्पाद का 1.5% से भी थोड़ा कम था। मतलब उसके लिए एक लंबी चुप्पी अख्तियार करना तरह-तरह की। मैं जानना ही चाहता हूँ कि जो चुप्पी है, ये एक विदेश नीति के लिहाज से एक रणनीतिक चुप्पी हो सकती है। मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये कमज़ोरी की निशानी भी हो सकती है और एक रणनीतिक चतुराई की निशानी भी हो सकती है। अब ये इतनी लंबी चुप्पी जो ऑपरेशन सिंदूर से लगातार चली आ रही है तरह-तरह के मसलों के ऊपर, ये बहुआयामी चुप्पी जो है भारत सरकार की, जिसके कई डायमेंशंस हैं, मोदी जी की चुप्पी या सरकार की चुप्पी, विदेश मंत्रालय की चुप्पी, इसको कैसे हम लोगों को समझना चाहिए? क्योंकि बाज़ार, जो राजनीति का बाज़ार है, उसमें तो उस चुप्पी को अपनी-अपनी राजनीतिक वफ़ादारियों के लिहाज से समझा जा रहा है। अबे जी, ये राजनीतिक प्रश्न की तरफ आप मुझे ले जा रहे हैं, और राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूँ। नहीं, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो डिप्लोमेसी में कभी-कभी चुप भी रहते हैं, कभी बोलते भी हैं। और इसको सरकार तय करती है, उनके पास जो भी उनकी शैली है और सब्सटेंस की लिहाज से तय करती है। अब इसमें यह आपने सही कहा कि मोदी सरकार ने यह तय किया कि वो जो भी ट्रंप कहते हैं, ट्रंप का बयान जो था, कई बार कितने को 60 से ज्यादा बार बयान दे चुके हैं कि अगर वो मध्यस्थता नहीं करते तो फिर करोड़ों लोग मरते। पाकिस्तान पिछले साल मई में जब पाकिस्तान और हमारे बीच कुछ संघर्ष चला था, तो उसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने तो इसका बयान उसमें भी दिया, अपने स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच में भी। लेकिन मोदी सरकार ने यह तय किया कि उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। अब कई लोग हैं वो उसको मानते हैं कि भाई ये ट्रंप बोलता जाता है तो कुछ तो इसका खंडन करना चाहिए। कई समझते हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं खंडन, वो बोल रहा है, बोलने दीजिए उसको। और सरकार ने अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व में तो नहीं, लेकिन कोशिश करी है टू सेट द फैक्ट्स राइट, कि अपना बयान भी दें, लेकिन ट्रंप को आड़े हाथों नहीं लिया। अब इसमें शैली के हिसाब से हर सरकार अपनी डिप्लोमेटिक शैली बनाती है। मैं हमेशा सब्सटेंस देखता हूं,
और मेरा मानना था कि भाई सब्सटेंस में अपना बयान हमें रखने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये लोग बयान रख रहे हैं, भले ट्रम्प की शैली में जवाब न दें, वो तो मैं समझ सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रम्प की शैली हम लोग भी अपनाएं। लेकिन ट्रम्प ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं, और ट्रम्प ने भी नहीं, जैसे कि ये अमेरिका के वित्त मंत्री का वक्तव्य है, जिसकी 2 लाइनें अभी मैंने रखी थी। इसके बाद में अमेरिका के एक विदेश उपमंत्री रायसीना डायलॉग में कुछ बोल गए हैं। हाँ, जिसमें वो ये कह गए हैं कि आप चीन हम आपके साथ वो सलूक नहीं करने वाले जो हमने एक ज़माने में चीन के साथ किया था। हम आपको अपना बाज़ार नहीं बनाने देंगे ताकि वो हमारे साथ एक ज़माने में फिर प्रतियोगिता करें, जो हमने चीन के साथ गलती की थी, वो हम आपको नहीं करने देंगे। वो इस तरह की बात यहाँ पे आके बोल गए। तो अब ट्रम्प ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके मंत्रीगण, उनके अधिकारीगण भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मोटे तौर पर ट्रम्प करते हैं। अभय जी, आपने जो प्रश्न उठाया, इसकी हुँ। हमें पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी हुँ। और हमें देखना पड़ेगा कि ट्रम्प शासन क्या कोशिश कर रहा है। हुँ। और वो जो कोशिश कर रहा है उससे हमें मुझे पर्सनली तो बहुत परहेज, हुँ। और इस पे मैंने लिखा भी है, मुझे कोई संकोच नहीं होता कहने। हुँ। अगर आप ये मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की म्यूनिक में हुँ। 16 फरवरी, अगर मेमोरी मेरी ठीक है, 16 फरवरी की स्पीच देखें हुँ। तो उन्होंने एक प्रकार से यूरोप के देशों से ये कहा कि अपने इतिहास की वजह से आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हुँ। और वो इतिहास क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सिविलाइजेशन को एडवांस किया, हुँ। हम एशिया गए, हम अफ्रीका गए। अब एशिया और अफ्रीका में उन्होंने कॉलोनियलिज्म की स्थापना की। भारत ने कॉलोनियलिज्म का विरोध किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का सामना किया और उसको परास्त किया। और 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो 1950 1960 के दशकों में हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का नेतृत्व किया एक तरह से। और जितने भी जो आज ग्लोबल साउथ कहलाते हैं, जो देश जो कि कॉलोनीज से वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, उन्होंने हमारी तरफ देखा। और मेरा मानना है अभय जी, और मैंने कई बार ये कहा कि ये रोल भारत का हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय होना चाहिए कि हमने कॉलोनियलिज्म का विरोध कंप्लीटली किया। हमने अपार्थाइड का साउथ अफ्रीका में बिल्कुल विरोध किया, रेसिज्म का पूर्ण विरोध किया। अब अगर आज अमेरिका इसको एक नए स्वरूप में ला रहा है और थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दे रहा है, तो मेरा तो मानना है कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं कहे, लेकिन जो लैंडो आके कह गए उसको क्या हम बर्दाश्त करें? हमारी प्रगति क्या किसी और देश की देन है? इस पर तो हमें इतराज करना ही चाहिए। हमारे बुद्धिजीवी जो हैं वो चुप्पी नहीं साध सकते इसमें, चाहे वो सरकार के साथ हो चाहे सरकार के से अलग हो। इसी तरह ये तो मुझे लगता है उपनिवेशी सिस्टम है कि आप गए, आपने मडूरो को उठा लिया, वहां के राष्ट्रपति, और ये कह दिया कि साहब हम इसको राष्ट्रपति मानते ही नहीं है, इलेक्शन फ्लॉट था। और आप उसको अब ये कहा कि साहब हमारी अदालत में उसकी जरूरत है, वहां पे पर्चा कटा हुआ है, तो मैं पकड़ के इसको ले जाके अपनी अदालत में पेश करूंगा। वो देश का एक राष्ट्रपति है। इसी तरह जो आज का ईरान के साथ हुआ, ईरान के श्रेष्ठ नेतृत्व को, सुप्रीम लीडर को मार दिया इजराइल और अमेरिका ने, और बिना युद्ध के घोषणा की। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक अराजकता हो जाएगी।
हाँ, ये जरूर है कि रिजीम चेंज पहले भी होते थे। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में जाके वहां पर भी मारा था अमीन को, जो कि प्रेसिडेंट था। इसको भी हम नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर इतिहास के पन्ने उठा के देखें तो तब देखिए कि बीजेपी ने क्या उस जमाने में जनसंघ थी, और फिर बाद में बीजेपी में ने क्या कहा था हमारी सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार। और इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी देखना, कि जो एक प्रकार से एक प्रयत्न हो रहा है कि फिर से वो कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई किया जाए, ये गलत है। हम नहीं मंजूर कर सकते। विवेक जी, एक भारत के कई रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिसमें प्रवीण साहनी हैं प्रमुख रूप से, और भी लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी हैं। ये लोग बार बार विभिन्न मंचों पर ये कह रहे हैं कि जो खाड़ी युद्ध है उसमें अंततः जीत ईरान की होगी, और ये लोग नहीं जीत पाएंगे। जो अमेरिका और इजराइल की धुरी है वो नहीं जीत पाएगी। उनके अपने तर्क हैं, मैं उन तर्कों को नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं। अच्छा, वहां से अब जो नई ताजा खबरें आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास पहले भी बहुत कमजोर वायुसेना, उनकी बहुत कमजोर थी। तो ईरान का जो आसमान है वो पूरी तरीके से इजरायली और अमेरिकी विमानों से भरा हुआ है। वो जो जहाँ चाहते हैं वहां पर वो बमबारी वगैरह कर देते हैं। वो मिसाइलों और ड्रोन के जरिए जवाब जरूर दे रहा है ईरान, कुछ प्रत्याक्रमण कर रहा है, ये सही है। लेकिन जो हालात इस तरह के बन रहे हैं उससे ये लगता है कि देर सवेर ईरान का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कमजोर हो जाएगा। बावजूद इसके उनके अंदर भले जोश बरकरार रहे, राष्ट्रवाद की भावना बरकरार रहे, वो सब बातें ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन हथियारों की सप्लाई, क्यों आखिरकार चीन और रूस अगर मदद भी करेंगे तो कहाँ समुद्र के रास्ते मदद भिजवाएंगे, हवा के रास्ते मदद भिजवाएंगे, तो उनकी मदद को हमेशा ही अमेरिकन इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत मुश्किल है लगातार इस काम को कर पाना। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू एक आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है जीतना उनको। तो ऐसी स्थिति में तो जो कब्जा है तेल के, एनर्जी के सभी स्रोतों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा हो जाएगा। वेनेजुएला एक बड़ा स्रोत था तेल का, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। ईरान के तेल के स्रोत के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। रूस के तेल के स्रोत के लिए सैंक्शंस उनकी काम कर रही हैं, टैरिफ काम कर रहे हैं उनके। तो दुनिया में एनर्जी सप्लाई के ऊपर उनका पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश को अपनी विदेश नीति किस प्रकार नियोजित करनी चाहिए, उसका आदर्श तरीका क्या है? एक तो तरीका सरकार ने अपना ही रखा है कि भाई चुप्पी साधे रहो, कभी कभार कुछ नीति विषयक वक्तव्य देते रहो बस केवल। लेकिन अब नहीं, आपका ये बहुत बड़ा अजम्पशन है, जी और जी। किसी का भी बहुत बड़ा अजम्पशन होगा कि ये कहना कि जिस तरह वेनेजुएला पर उन्होंने उनके जो रिसोर्सेज थे, ऑयल रिसोर्सेज, वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जिस तरह उनको हथिया लिया उसी तरह ईरान के ऑयल रिजर्व्स को वो हथिया लेंगे अमेरिका। ये तो तभी होगा जब वहाँ की सरकार उस तरह एक्ट करे जैसे वेनेजुएला की सरकार ने एक्ट किया। अभी तक तो कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि ईरान की विलायते फ़की का सिस्टम इस वक्त कोलैप्स करेगा। कोलैप्स कर सकता है, और अगर कोलैप्स किया तो वहां पे सिविल स्ट्राइफ की स्थिति आई, सिविल वॉर की स्थिति आई। वहां के एथनिक ग्रुप्स क्या रुख अपनाएंगे ये मुश्किल है कहना, लेकिन अमेरिका के कुछ बयान हैं जो कि ये दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि जैसे कुर्द हैं वो कुछ लोहा लें ईरान की सरकार के खिलाफ। मुश्किल यह है कि अमेरिका और इजराइल के वॉर एम्स पूरी तरह डिफाइन अभी नहीं हुए हैं। कुछ संकेत उन्होंने दिए हैं
कि वो चाहते हैं कि मिसाइल नहीं बनाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए, नेवल और कन्वेंशनल वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए, और ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाए कि वो हूतीज़ और हमास और हिजबुल्ला जैसे गुटों का समर्थन कर सकें या उनको सपोर्ट कर सकें। लेकिन पहले ये कहते थे कि ट्रंप, और मुश्किल ट्रंप के साथ ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, एक यानी कंफ्यूजन की स्थिति मुझे तो लगता है डिलिबरेटली बनाते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि ये मानना सही नहीं है कि ईरान इस युद्ध के बाद उसी शक्ल में रहेगा जैसा आज है। उस पर भारत सरकार की जो टिप्पणी है उसको वो हमें गौर करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हर देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बरकरार रहे। आज संसद में भी जयशंकर ने, विदेश मंत्री जी ने यही बयान दिया कि वी सपोर्ट और ये बयान विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी दिया था, 28 तारीख को दिया था। वी सपोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज। लेकिन इस वक्त ये मानना कि ट्रंप जो हैं वो जैसे वेनेजुएला के शासन पर हावी हो गए हैं, वो यहाँ के ईरान के भी सरकार पे हावी हो जाएंगे, ये मुश्किल है मानना। देखिए, ये भी खबरें आ गई हैं कि आयतोला खामनाई के का लड़का जो है मुश्तबा खामनाई, वो अब सुप्रीम लीडर होंगे ईरान के। और विलायत फ़कीह का जो सिस्टम है वो चरमराया जरूर है लेकिन अभी गिरा नहीं है पूरी तरह। लेकिन इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि ईरान के अंदर मोसैड का और सीआईए का इन्फिल्ट्रेशन, उनकी घुसपैठ बहुत जबरदस्त है। अमेरिका ने एक नेट विज्ञापन भी जारी किया है, इसमें उन्होंने ईरानियों से अपील की है कि जो सीआईए ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, उसका तरीका बताया है, इस तरीके से आप करें। और वहां के क्षमा करिएगा अभय जी, डिसइंफॉर्मेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। ओके। तो इन चीजों को पर मैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। बयान कहते हैं वो हर लड़ाई में हर शक्ति कोशिश करती है, हर देश कोशिश करता है दूसरे का मनोबल तोड़ना, दुश्मन का मनोबल तोड़ना, उनसे कहना आप हमारे वहां आ जाइए। ये क्या हमारी घरेलू राजनीति में तो होता रहता है। नहीं, एक बार तो नहीं, ठीक है, मैं ये देखना, हाँ उनका इन्फिल्ट्रेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका मोसाद का और सीआईए का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन क्या इन्फिल्ट्रेशन इस हद का है कि वो निर्णायक होगा इन द एवोल्यूशन ऑफ इवेंट्स? क्या वो निर्णायक होगा? एक बार हुआ था 1953 में ईरान में सीआईए ने वो शाह को ले गए, एक कॉन्स्पिरेसी रची थी, मुसद्दिक वहां प्राइम मिनिस्टर थे, सीआईए और अंग्रेजों ने MI5 ने MI6 रादर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची थी, वो शाह को ले गए थे, और मुसद्दिक जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नेशनलाइज करा था ऑयल सिस्टम, ईरान का ऑयल सेक्टर, उनको हटा दिया था। उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी थी और अंदरूनी ही षड्यंत्र हुआ, वो उनको बर्खास्त किया और फिर शाह को वो ले आए, तो वो सक्सीड कर गए थे कुछ। लेकिन मेरा मानना है कि आज के दिन जी उनको मुश्किल होगी, क्योंकि विलायत फ़कीह जो है वो सिस्टम जो है, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है, उसकी जड़ें शाह के सिस्टम से ज्यादा मजबूत है। अब जैसे ट्रंप ने एक वक्तव्य दिया था, मैं उन वक्तव्यों का मतलब समझना चाहता हूं, हम लोग कितना महत्व समझे, इसलिए मैं उन वक्तव्यों को दोहरा रहा हूं। ट्रंप ने एक वक्तव्य दिया है अभी तक कि जरूरत पड़ी तो हम बूट्स ऑन ग्राउंड लाएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। भैया, बूट्स ऑन ग्राउंड लाने के मतलब क्या है? कितना लाएंगे? अफगानिस्तान में तो 20 साल लड़े, फिर शिकस्त का सामना हुआ, और फिर ट्रंप ही ने साइन किया था कि मैं निकाल लूंगा लोगों को वहां से, तालिबान के साथ अग्रीमेंट करी थी, जिसकी वजह से आज तालिबान वहां वापस है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड का, मैं बूट्स ऑन ग्राउंड ले आऊंगा। अब आप इसी देखिए, टोटली इनडेफिनेट स्टेटमेंट,
100 लाएंगे, 200 लाएंगे, 500 लाएंगे, 5000 लाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ लाएंगे? क्या ये हो सकता है कि एक कमांडो ऑपरेशन में गए और आपने पूरा तख्ता पलट दिया? ईरान में मुझे तो मुश्किल दिखता है, मुझे मुश्किल दिखता है, क्योंकि ईरान एक तरफ तो प्रैक्टिकल है बहुत। मैंने पहले भी कहा है इसी शो पे कि देखिए, ईरान दो पोल्स पे उसमें टेंशन रहती है, वो हमेशा इधर से उधर जाता है। एक पोल है शहादत, जो कि शिया मजहब से आती है, इमाम हुसैन से इंस्पिरेशन, करबला। दूसरा पोल है प्रैक्टिकल, कि बहुत प्रैक्टिकल लोग भी हैं, इसमें उनमें एक टेंशन आपस में रहती है कि जज्बा शहादत या प्रैक्टिकल। लेकिन इस वक्त ये उनको मुश्किल पड़ती है कि उनकी कोई एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एक सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको आघात पहुंचा है, उस पर उनको मुश्किल होती। स्पेशली इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद मैं देख रहा हूं कि ये मुश्किल है। ये नहीं कि इस्लामिक रेवोल्यूशन पे हर लोग, वहां की पूरी जनता खुश है विलायत फकी सिस्टम से, लेकिन विलायत फकी के सपोर्ट में इस वक्त उनके जो IRGC है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी तादाद काफी। हाँ, ये है सद्दाम हुसैन के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे वो तो भागे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आईसिस की मदद की, वो इतिहास भी हम नहीं भूल सकते। तो इस वक्त क्या, किस तरह क्या करवट ऊँट लेगा, बैठेगा, बड़ी मुश्किल है। देखिए, एक बुनियादी बात है अभय जी, मुझे लगता है आप उससे सहमत हो। युद्ध में निश्चित रूप से परिणाम क्या हो, इसको कहना बहुत मुश्किल। युद्ध शुरू होता है कहीं और खत्म कहीं और होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं जब शुरू होता है तो कोई सोच भी नहीं सकता। आप ही देखिए, मैंने अफगानिस्तान की वॉर का जिक्र किया। कभी जब तालिबान को निकाला था अफगानिस्तान से 2001 में 9/11 के बाद, तो किसी ने सोचा था कि 20 साल अमेरिकन अफगानिस्तान की दलदल में फंसेंगे और वहां से शिकस्त एक एक्सेप्ट करके निकलेंगे फिर वहां, और तालिबान फिर आ जाएंगे सब। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उदाहरण देख लें, मैंने इस पर लिखा था अभी आज, उसका उदाहरण देख लें, वो कहां से शुरू हुई, कहां अंत हुई। तो इस ईरान में भी इस वक्त, क्योंकि ईरान कोई छोटा देश नहीं, उसके भी 10 करोड़ एक आबादी है, 9 से 9.5 10 करोड़ आबादी। तो ये सोचना कि वहां युद्ध हो जाएगा, हम उसको खत्म कर देंगे, हो सकता है, लेकिन मुझे मुश्किल। अच्छा, बहरहाल ये तो मैं मोटे तौर पे आप जो कह रहे हैं मैं उसे समझ रहा हूँ। तो बहुत अनिश्चितता का माहौल है, युद्ध का परिणाम क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए विदेश नीति के मोर्चे पर वो अपनी हेजिंग कैसे करें, अपनी पेशबंदी कैसे करें, अपना वो भारत कैसे करें, इसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए। देखिए, इस वक्त तो वो हेजिंग ही कर रहा। मुझे तो मोदी सरकार की जो नीति है वो हेजिंग ही दिखती है, लेकिन हेजिंग जिस तरह वो कर रहा है, और ये भी साफ है, स्पष्ट है, ये हेजिंग जिस तरह कर रहा है वो लीन कर रहा है एक तरफ। अब चीन ने ये कहा है कि भारत चाहे रूस के साथ मिलकर कुछ ऐसा हस्तक्षेप कर सकता है इस मामले में जिससे कुछ रास्ता निकले। तो चीन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भीड़ के छत्ते में क्या भारत ही कुछ है? आप आइए, चीन बहुत कह रहे हैं तो खुद करो। ये देखिए, मेरा पूरा जीवन
राजनीतिक कूटनीति में बीता, मुझसे जब कहते थे तुम करो, मैं कहा, भैया तुम कर लो, अब मुझे क्यों कह रहे हो, मैं ही बचा हूं। लेकिन एक चीज पे हमें जरूर कहना चाहिए, और वो है ये, जैसे मैंने आपसे कहा, उपनिवेशवाद, जिसका एक उदाहरण हमें इनके ट्रंप और नेतन्याहू के एक्शंस में भी मिलता है। उसका हमें खंडन करना चाहिए, पूर्ण रूप से खंडन करना चाहिए कि ये हमें बर्दाश्त नहीं हो। और फिर जो हमारे हित हैं खाड़ी के देशों में, उनका तो प्रोटेक्शन करना ही करना। यानी भारत को अमेरिका ने जो नया एक कॉलोनियल रवैया अपनाया है, एक औपनिवेशिक लहजा अपनाया है, रवैया अपनाया है, इसका स्पष्ट रूप से खंडन करना चाहिए। इसके अंदर भारत को कोई परहेज नहीं करना चाहिए, और जो युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितता है, उसके मुकाबले अपनी हेजिंग जारी रखना चाहिए, बिना एक तरफ झुके हुए। ये संदेश निकलता आपने है बहुत आपकी अच्छा बात से। समअप किया। जी, हाँ, ये बहुत समअप है, बड़ा बहुत-बहुत अच्छा धन्यवाद समअप। काटजू साहब। घटनाएँ लगातार विकसित हो रही हैं, थैंक नई-नई यू। घटनाएँ रोज़ घटित हो रही हैं, और हम लोग उनकी तरफ अपनी निगाह हाँ, रोज रखेंगे। हो रही है। और मेरा निवेदन है कि आगे जब कभी मैं आपसे अनुरोध करूँ, तो आप कुछ पल, अपने कीमती पल जो है, नई परख के दर्शकों के लिए निकालें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जरूर, शुक्रिया।